नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो जैसा कि आपको महसूस हो रहा होगा कि धीरे धीरे करके मौसम ठंडा हो रहा है, सर्दियां आ रही हैं, लेकिन इस बीच चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं और इसकी वजह है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 24 का इलेक्शन तो है ही, जिसको लेकर तमाम तरह के वादे और चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। इंडिया गठबंधन बन गया है और वो किस तरह से काम करेगा नहीं करेगा उसको लेकर अलग चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम इन 5 राज्यों में क्या हो सकता है, क्योंकि अभी से ये कहना कि ये राज्य ये पार्टी जीत रही है थोड़ा जल्दबाजी होगी, इसीलिए हमने एक पैटर्न निकाला है, थोड़ी खोजबीन की है और जो पिछले 5 चुनाव हुए हैं बड़े राज्यों में उनमें क्या पैटर्न रहा है उसको देखते हुए इन जो आगामी चुनाव जिन राज्यों में होने हैं उनमें क्या हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी बहिष्कार हमारे साथ हैं। संजीव जी, 5 राज्यों में क्या होने वाला है और ये जो 5 पिछले राज्य थे इसमें क्या हुआ था और क्या समानता है, जरा समझाइए। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं के पास बहुत विकल्प नहीं होते हैं। अमूमन जो सत्ताधारी दल होता है उसके खिलाफ कोई एक मजबूत दल होता है और या तो वो उस तरफ वोट करता है या फिर जो सत्ता में है उसके साथ कंटिन्यू करता है। कभी कभी हम पाते हैं कि दोनों तरफ जो है वो एक कोलिशन बन जाता है, गठबंधन बन जाता है। कमोबेश ये सिलसिला आपको आजादी के जमाने से चला आ रहा है कि एक मजबूत पार्टी और सामने में कई पार्टियां गठबंधन बन गई, कभी नहीं बनी और फिर चुनाव होते हैं तो अगर गठबंधन सही से काम किया तो गठबंधन की सरकार, नहीं तो फिर उस एक मजबूत दल की सरकार। 1967 तक तो यही रहा सिलसिला जब कांग्रेस का शासन रहा। 1967 में पहली दफा रीजनल पॉलिटिक्स हम पाते हैं कि उसकी शुरुआत लोहिया आंदोलन के आलोक में होती है, पर राष्ट्रीय स्तर पर इसे आते आते आपको 10 साल और लगे। 1977 और 1977 में एक ऐसा गठबंधन बना जिसमें कि सारे तमाम जो जितने छोटे दल थे, जो कांग्रेस इतने बड़े नहीं थे या फिर कांग्रेस से बहुत छोटे थे, उन्होंने एक एंटी कांग्रेस अलायंस तैयार कर लिया और इस एंटी कांग्रेस अलायंस ने मिलकर के चुनाव लड़ा और उस वक्त कांग्रेस को हरा दिया। उसी प्रकार कुछ बाद में हुआ जब 10-11 साल बाद वीपी सिंह ने वही प्रयोग दोहराया और उन्होंने सारे कांग्रेस विरोधी दलों को एक कर लिया और फिर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा। राजीव गांधी की सरकार चली गई। उसके बाद से फिर लगातार हमारे देश में कोएलिशन की राजनीति चल रही थी 2014 तक और 2014 के बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी जब आई है तो उसने पहली दफा बहुत दिनों के बाद 1989 के बाद आखिरी दफा बहुमत की सरकार बनी थी 1984 में, जब इंदिरा जी की मौत के बाद चुनाव हुए थे और कहते हैं कि वो एक सेंटिमेंटल वोट भी था। 400 से ज्यादा सीटें राजीव गांधी को मिली थी। वो 400 से ज्यादा पाने वाले 1989 के चुनाव में यानी कि अगले ही चुनाव में मात्र 193 पा पाए थे और उसके बाद तो फिर किसी भी सरकार में कांग्रेस की हो या किसी और की सरकार हो, वाजपेयी जी की हो, बहुमत तो मिला नहीं। बहुमत मिला 2014 में मोदी जी को। पर इन सब में आप पाएंगे हिमांशु के कोई आइडियोलॉजिकल बाइंडिंग के तहत लोग जुड़ते हों, ऐसा नहीं है। सामने एक मजबूत कोई सत्ता है तो उसे हटाओ और ये 77 में भी हम लोगों ने देखा कि भाई कांग्रेस बहुत मजबूत है तो तमाम लेफ्ट और राइट सब मिल गए। उसी प्रयोग में वामपंथी भी आ गए, उसी प्रयोग में जनसंघ वाले भी आ गए। वही आपको 1989 में भी दिखा। भारतीय जनता पार्टी भी उसी में शामिल थी, नेशनल फ्रंट में, और उधर लेफ्ट वाले भी थे
तो बड़ा अजीब एक संयोग बना करके और सामने वाले को हराना है, इस कारण से सब लोग एक हो जाते थे। इस विचारधारा के खालीपन को महसूस किया गया तब, जबकि 10 साल सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस भी कोई आइडियोलॉजिकल एक अपना मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं तैयार कर पाई कि सारे ये समाजवादी विचार के या जो एक सेंट्रिस्ट पॉलिसी करने वाले लोग हैं, जो मध्यम मार्ग चलने वाले लोग हैं, उनको एक साथ लिया जाए, न राइट न लेफ्ट। ऐसा उन्होंने भी प्लेटफॉर्म तैयार नहीं किया। नतीजा ये हुआ कि जहां कांग्रेस थी तो वहां उसी तरह के विचारों वाली एनसीपी भी आई, उसी तरह के विचारों वाली टीएमसी भी आई, उसी तरह के विचारों वाली आरजेडी, सपा, सब कोई कोई पॉइंट लेकर के अपना, पर मूल तौर पर कि कोई नई बात नहीं कहते हुए सभी इसी दल से निकल करके आपको आए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की राजनीति लेकर के सामने आई। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की एक आइडियोलॉजी की राजनीति है। अब उसके खिलाफ हमने देखा कि राजनीति शुरू होती है, जैसे कांग्रेस के खिलाफ शुरू हुई थी। 2019 में जुड़ने की कोशिश की गई, नहीं जुड़ पाए। एंटी बीजेपी प्लैंक, कोई ऐसा आइडियोलॉजिकल बेसिस बना नहीं, सैद्धांतिक कुछ बात बनी नहीं, तो 2019 का चुनाव और प्रचंड बहुमत से मोदी जी जीत गए। लेकिन इस बार आप देखिए कि एक बदलाव हम लोगों ने देखा है। इंडिया गठबंधन, इसको बनाने की कोशिश की गई है, और इसमें ऐसा नहीं है कि लेफ्ट वाले भी हैं और राइट वाले भी हैं। राइट वाले तो सत्ता में बैठे हैं, और जो गैर राइट है इस देश में, वो एक जगह होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हिमांशु, होता यूं है कि जो आवश्यकता होती है ना, वही आविष्कार की जननी होती है। तो ये जो नए आविष्कार आपको सामने दिखाई पड़ते हैं समय समय पर, उसकी आवश्यकता महसूस होती है, और वो आवश्यकता जनता महसूस करवाती है। आज की तारीख में ये महसूस जनता को हुआ कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जितने वोट हैं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के वोट से ज्यादा हैं। तो ये आपस में विखंडित राजनीति, इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है जीत। तो इन्हें एक होने के लिए कहा जाए, और जो ये एक संदेश जनता का आया, यहीं से उस पैटर्न की शुरुआत हो रही है जिस पैटर्न की बात आप कर रहे हैं। और ये पैटर्न दिखा रहा है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी के लिए शायद ये कहा गया कि ये वोट कटवा है, ये आते हैं चुनाव में और वोट काट के चले जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। तो इस पैटर्न से तो ये लग रहा है कि ऐसे जो भी दल हैं जो बीच में आकर वोट काट लेते हैं, जैसे गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट काटने का काम किया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा बहुमत हासिल किया विधानसभा चुनाव में। तो वैसे ही इन दलों की तो शामत आ गई इस पैटर्न से। देखिए, पहले तो इस पैटर्न पर बात किया जाए। अब पैटर्न क्या है कि इंडिया गठबंधन के गठन का, कुछ जैसे फिल्म बनती है तो पहले ट्रेलर आता है, तो पिछले 3-4 साल में कई ट्रेलर्स आए। मैंने कहा ना, जनता जो महसूस करती है तो वो बताती है। उसके बताने का माध्यम कोई माइक और लाउड स्पीकर नहीं होता है, वो चुनावी नतीजों के जरिए बताती है। तो पिछले 3-4 सालों के जो प्रयोग राजनीति में भारत में हुए हैं, जरा उसको ध्यान से समझिए। खास तौर पर 2020 के बाद से, और 5 राज्यों के चुनाव जो है इसमें बड़े निर्णायक है। उस प्रयोग के जरिए एक पैटर्न निकलकर सामने आ रहा है, जो अपने दर्शकों को हम बताएंगे, जिसके जरिए आप बहुत आसानी से आने वाले दिनों में ये समझ पाएंगे कि आखिर किस दल को प्राथमिकता देगी और किन दलों को नहीं देगी जनता। 1 या 2 कौन से दल हैं जिनको प्राथमिकता मिलेगा, और बाकी कौन कौन से दल हैं जिनको नहीं मिलेगा। 2021 का बंगाल का चुनाव, और आंकड़ों में मैं आपसे मदद चाहूंगा इसमें। हाँ बिल्कुल। 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव होता है, जिसमें टीएमसी और बीजेपी 2 दल खास तौर पर आगे लड़ाई करते हुए नजर आते हैं, और जनता इन्हीं 2 में से 86% वोट जो है इन्हीं को देती है।
86%, 86%। जबकि मैदान में कांग्रेस और लेफ्ट भी थे। और ये कांग्रेस और लेफ्ट में से लेफ्ट ने वहां 35 साल शासन किया। उसके पहले कांग्रेस की ही सत्ता थी बंगाल में। तो ये कोई ऐसी पार्टियां नहीं है जो कभी शासन में नहीं रही है। बावजूद उसके अगर हम देखें तो या तो वोट टीएमसी को गया, नहीं तो वोट बीजेपी को गया। बिल्कुल। वोट तोड़ करके किसी को जिता देने का एक तरीका बीच में आ गया था कि भाई हम टीएमसी के समर्थक हैं तो टीएम के साथ ना लड़ करके बीजेपी की तरह का कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं और बीजेपी को हरवा देंगे और टीएमसी जीत जाएगी। मतलब बीजेपी जिस जाति का खड़ा करेगी हम उस जाति का खड़ा कर देंगे और वोट बांट देंगे, या फिर हम बीजेपी के समर्थक हैं तो टीएमसी के कैंडिडेट की तरह का कैंडिडेट हम खड़ा कर देंगे और वोट बांट देंगे। जैसे आप कह रहे थे ओवैसी साहब के लिए, उनको वही उदाहरण जाता है। आप बंगाल में चलिए, आप जिसकी बात कह रहे हैं वहां उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, वहां गए भी, लेकिन नतीजा 86% वोट केवल टीएमसी और बीजेपी को। बीजेपी उसमें हारी और टीएमसी जीती। टीएमसी के लिए भी कुछ वोट का पैटर्न है, कितना उनको आया है? टीएमसी के लिए नहीं निकाला है, लेकिन टीएमसी और बीजेपी को मिला के 86% वोट है। जाहिर है कि टीएमसी को तो सबसे ज्यादा ही मिला। हाँ। अब देखिए कि ये 2021 में जब ये पैटर्न आया तो हम लोगों ने समझा नहीं इसको, किसी ने भी नहीं समझा देश में कि ये दरअसल कहा क्या जा रहा है जनता के द्वारा। एक तो है कि वोट कटवा के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा, बिल्कुल, और वो वोट कटवा ऐसा नहीं है कि बड़े पार्टी नहीं हो सकते हैं, कांग्रेस भी हो सकती है वोट कटवा। दूसरे राज्यों में चलेंगे तो वहां का भी एग्जांपल है। हाँ, और आपको और लेफ्ट को भी वोट कटवा बना दिया, जो कि अभी 10 साल पहले तक वहां की सत्ता में थी। बोला जी नहीं, अब आपका टाइम खत्म हो गया। जनता ने बड़ा स्पष्ट कर दिया। 2021 में ये जब आए नतीजे तो लोग बाग बड़े आश्चर्य में, किसी ने उस तरह से एनालाइज नहीं किया इसको। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव आए, उत्तर प्रदेश के 2022, बिल्कुल, और इसमें बीजेपी और एसपी के बीच 75% वोट बटे। मतलब, और यहाँ पर तो बीएसपी थी जो कि अपने आप में धाकड़, एक वक्त जो है मायावती मुख्यमंत्री रही और तमाम चीजें उनके साथ जुड़ी, और इसके अलावा कांग्रेस तो जहां से राहुल गांधी भी आते थे कभी, बिल्कुल, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ती थी, अब चर्चा है कि प्रियंका भी लड़ सकती है, तो मोदी जी भी आते। ऐसा राज्य, वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 दल को, यानी कि बीएसपी को भी नहीं वोट मिला, कांग्रेस को भी नहीं मिला, आपने बताया। सपा के अलावा बसपा जो अलग खड़ी हो रही थी, जनता ने नकार दिया। ओवैसी जी यहां भी थे, उन्हें भी नकारा गया। अकलियत वोट एक ही तरफ जाएंगे, इसीलिए बीएसपी भी हार गई। और आपको याद होगा उन नतीजों में मात्र 1 सीट आई थी बीएसपी को। 2022 के चुनाव में मात्र 1 सीट उस पार्टी को आई जिसने 2007 से 2012 के बीच में वहां सत्ता चलाई, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में। तो कितना क्लियर कट डिवीजन, और उसमें एक तरफा वोट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, और जो गैर भाजपा वोट था वो समाजवादी पार्टी को दिया गया। और कोई तीसरा विकल्प बनने की जिसने भी कोशिश की, उसका सुपरा जनता ने साफ, यानी कि संदेश एक साफ है, या तो इधर या तो उधर, यानी कि जो जीत रहा है या तुम उसके साथ है, या फिर जो जीतने वाले को हरा रहा है हम उसके साथ खड़े हैं। हम 2 ही तरह से वोट करेंगे। ये पैटर्न कहाँ है? ये पैटर्न है अमेरिका में, इंग्लैंड में। 2 ही तरह के वोट होते हैं अमेरिका में, जैसे रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स। आप इंग्लैंड में देखें तो वहां पर, ग्रेट ब्रिटेन में, वहां जो लेबर पार्टी है और कंजर्वेटिव। तो ये 2 तरह की जो बातें हैं, ये 2 आइडियोलॉजीज की बातें हो जाती हैं, 2 आइडियोलॉजीज को रिप्रेजेंट करने वाली। हमारे यहाँ मल्टीपोलर, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी थी, वो अपने तरीके से चल रही थी, और 60, 70, 80 और 90 के दशकों में ये देखा गया कि कोई आइडियोलॉजी की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो बस सत्ता संघर्ष है। कोई किसी से मिल जा रहा है, कोई कैसे अपने आप को सेट कर ले रहा है, और सरकारें बन जा रही है। पर यह बदलाव जरूरी था कि आप राजनीति जो है
वो सिद्धांतों पर करें, और उस सिद्धांत को तय किया अगर नेताओं ने नहीं तो जनता ने। बिल्कुल। अगले राज्य पे भी आते हैं, गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी मतलब प्रचंड बहुमत, तीसरा राज्य हुआ ये। तीसरा राज्य हुआ। यहाँ पर या तो भारतीय जनता पार्टी को वोट गए, हालांकि ज्यादातर वहीं गए, या फिर कांग्रेस को गए 80%, मतलब दोनों को मिला ले, उसमें से मेरे ख्याल से 50% से ऊपर वोट गए हैं भारतीय जनता पार्टी को, बाकी और उसके बाद 30% के अराउंड कांग्रेस पार्टी को। कुछ लोगों ने वोट आम आदमी पार्टी को भी दिया। तो अब ये नया विकल्प बनने की जो कोशिश हुई थी, उसने भारतीय जनता पार्टी की सियासत को और मजबूत किया। हाँ, उसने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जो ताकत थी रही थी उसको और आधा किया, और ये आधा जो किया गया तो इसमें पाया ये गया कि भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, और एक तरफ कंसोलिडेटेड वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, दूसरी तरफ हम लोगों ने पाया कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जिस तरह से वोट का विभाजन हुआ, उस विभाजन ने विपक्ष को कहीं नहीं रखा। दूसरे नंबर पे भी बहुत मुश्किल से कई जगहों पर आई, बहुत बड़ा मार्जिन कर दिया। हालांकि इस चुनाव ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी जरूर बना दिया। हाँ, चलिए ठीक है, वो तो एक क्या कहते हैं कि जो डेटा होता है ना, वो बड़ा सूटेबल चीज होता है कि आप कहीं से थोड़ी थोड़ी इकट्ठा कर लें तो आप कह सकते हैं कि मतलब फेलियर में भी तो टॉपर होते होंगे ना। तो कुछ उस तरह का मामला है। लेकिन देखिए, अगर आप दो तरफ नहीं जाते हैं तो वहां हार जो है वो ज्यादा बड़ी हो जाती है विपक्ष की, और उस भूल को सुधारा गया हिमाचल में। हाँ, हिमाचल में तो 87% बीजेपी या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, मतलब इस सब मैदान में थे, लेकिन समझिए 13% वोट भी नहीं मिले। यानी कि वो वोट जो थे वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को गए, और मात्र 1% का अंतर कहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन कर्नाटक चुनाव कवर करते वक्त जो 5वां राज्य है, वहां मैंने बड़ा स्पष्ट देखा कि जनता दल सेक्युलर, जो कि बड़ी पार्टी बिल्कुल वहां की सियासत की, इस चुनाव में जनता दल सेक्युलर के जो नेता एचडी कुमार स्वामी के लड़के हार गए चुनाव। ये स्थिति हो गई, और ये इसीलिए हुई क्योंकि वहां पर वोट का डिवीजन जो था वो बस बीच से था, 80% बीजेपी या कांग्रेस को जा रहा था, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उनके खिलाफ कांग्रेस को वोट दिया गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को इंटैक्ट भी माना जाएगा, क्योंकि बहुत से उनके वोट बैंक उनके पास रह गए। कोई तीसरी पार्टी में लोग नहीं चले गए, बिल्कुल, या तो कांग्रेस में गए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में गए। और बाकी के हम लोगों ने अपने एनालिसिस में पाया कि 15 या 20% के आसपास वोट होते हैं जो इधर उधर जाते हैं, वरना 80% वोट जो है वो या तो विनर को जा रहे हैं, नहीं तो रनर अप को जा रहे हैं। हाँ। अब इस पैटर्न पर अगर आप देखिए तो हम उस लड़ाई को देखें जो कि अभी मध्य प्रदेश में लड़ा गया। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने सीट मांगी, नहीं दिया तो उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, बीएसपी ने भी खड़े किए। बीएसपी तो खड़ा कर ही रही है क्योंकि वो तो इंडिया की गठबंधन की पार्ट भी नहीं है, और जनता दल यूनाइटेड ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपने एलाइज को कन्विंस करने में सफल रही। अब इतने में लोग बाग ये पूछ रहे हैं कि अब तो भाई इंडिया गठबंधन में इतने लोग खड़े हो गए हैं, तो फिर ऐसे में क्या होगा, बीजेपी को फायदा हो जाएगा क्या? तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव है बड़ा स्पष्ट संदेश देते हैं कि बात चाहे मध्य प्रदेश की हो या आम आदमी पार्टी ने राजस्थान में खड़े कर दिए हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। यानी कि फाइट सिर्फ 2 लोगों में होगी, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस। क्योंकि अब फाइट जो है वो आइडियोलॉजी के लेवल पे हो रही है। अच्छा, एक यहाँ पर क्या कहेंगे उसे, प्रयोग भी, कि किस तरह से ये जो पैटर्न निकल कर सामने तेलंगाना में नजर आने वाला है। तेलंगाना के इलेक्शन ये बताएंगे कि आगे का पैटर्न और कैसा रह सकता है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हालांकि उतनी मजबूती के साथ नहीं है, लेकिन कांग्रेस, और क्योंकि वहां पर एक रीजनल पार्टी भी है, तो अगर ये जो पैटर्न है वहां भी ऐसा ही दिखा तो फिर ये पैटर्न बहुत ज्यादा पुख्ता हो जाएगा कि हाँ, इस तरह से लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर 3 दल हो गए बड़े बड़े। हाँ, तो एक रीजनल भी हो गया। जो चैलेंजर है वहां पे,
दल तो बड़ा यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अलावा बीएसपी भी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन लोग बाग नहीं गए ना। देखिए वहां पर मेन है केसीआर की पार्टी, बीआरएस, भारत राष्ट्र समिति, लेकिन उसका चैलेंजर कौन है? कांग्रेस। अब यही चैलेंजर को तय होना था। पहले लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन अभी इधर इनिशिएटिव कांग्रेस के पास चला गया है। यानी कि गैर केसीआर वोट्स जितने होंगे वो वोट्स जो हैं वो जाएंगे किधर, ये बड़ा धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। यानी कि एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस के बीच में फाइट है सीधे तौर पर, और तेलंगाना में कांग्रेस और दूसरा जो रीजनल पार्टी है उसकी तरफ जाने वाले हैं वोट, और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर संभावनाएं कम नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर जो पैटर्न जो हम लोगों ने एनालिसिस किया है उसमें तो यही नजर आ रहा है। हालांकि एक नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में भी इलेक्शन हो रहा है। उसमें एक और बात है, खास है वो कि 2014 के बाद की जो राजनीति है उसमें आइडियोलॉजी का बड़ा महत्व है, विचारधारा का। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष विचारधारा के साथ खड़ी है, उसके खिलाफ जो लोग खड़े हैं उनको बड़ा स्पष्ट संदेश है जनता का कि आप एक ही विचारधारा के होके अलग अलग दल बना के हमसे वोटों की उम्मीद न करिए। हम विचारधारा को वोट करेंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक विचारधारा को वोट करते हैं उसी प्रकार हम भी विचारधारा को वोट करेंगे, पार्टियों को वोट ना करेंगे। और इसीलिए अगर आप कई दल बना लेंगे और हमसे उम्मीद करेंगे, हम तो उन्हीं को देंगे जिनकी जीत की गुंजाइश। यानी कि एनडीए बनाम इंडिया होगा तभी जो है इंडिया गठबंधन जीत की उम्मीद करे। अगर वो बिखरे बिखरे से 24 में भी नजर आएंगे तो फिर कुछ होने को नहीं है। आपको क्या लग रहा है इस पैटर्न के जरिए कौन कहां पर जीत सकता है? हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।